हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। मैं आप लोगों को एनसीएफ 2005 करा रही थी। मैंने इस पे 2 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें मैंने आपको इसके 2 चैप्टर्स जो हैं वो बता दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एनसीएफ का। इसमें एनसीएफ ने बताया कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, उनमें जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो अलग अलग स्कूल लेवल्स हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, इन सब पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ानी है और अलग अलग स्टेजेस पे किस चीज़ का कैसे असेसमेंट करना है। ठीक है, असेसमेंट का क्या मेथड होना है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में बताई गई। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जो है सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए। पहली बात कही गई कि टुडे वी नो दैट बाईलिंग्वेज और मल्टीलिंग्वेज कन्फर्स डेफिनेट कॉग्निटिव एडवांटेजेस। बाईलिंगुअल proficiency raises the levels of cognitive growth, social tolerance, divergent thinking and scholastic achievement। तो पहली बात की गई कि जो बाईलिंग्वेज है या मल्टीलिंग्वेज यानी दो भाषा का प्रयोग करना या दो से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना जो है वो अच्छा है बच्चों की कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, यानी उनकी जो समझ है उसकी ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए और सोशल टॉलरेंस के लिए, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए जो है उसे हमें उसके लिए हमें बाईलिंग्वेज और मल्टीलिंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात कही गई कि जो लैंग्वेज है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला का यूज़ करना है। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला सिस्टम टू बी फॉलोड। इट्स प्राइमरी एम इज़ टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेज एंड नेशनल हारमोनी। मेन जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसका एम था कि जो हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं उसको प्रमोशन मिले, यानी कि मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए और नेशनल हारमोनी यानी पूरे भारत में जो हमारा पूरा राष्ट्र है उसमें एकता का निर्माण हो। आप सीधी सी भाषा में समझें तो ये कहा गया कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस भारत में बोली जाती है उन सभी को क्या है, महत्व देना है। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए? टू बी स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जिस वो रीजन में रहता है वहाँ जो भाषा वो बोलता है वो होनी चाहिए। जैसे मान मान लिया कि आपकी रीजनल लैंग्वेज तमिल है या फिर कन्नड़ है, तेलुगु है, तो वो आपकी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट जहाँ हिंदी बोले जाती हैं वहाँ सेकंड लैंग्वेज हम कोई मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज रखेंगे, जैसे संस्कृत या फिर इंग्लिश। और जो ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड लैंग्वेज थी हमारी कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ थर्ड लैंग्वेज में हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। किस स्टेट कब इंग्लिश पढ़ाएंगे? जब हमने सेकेंड लैंग्वेज में किसी मॉडर्न लैंग्वेज को पढ़ाया है। और अगर हमने इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया तो थर्ड लैंग्वेज में हम कोई मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, यानी संस्कृत को फिर हम थर्ड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाएंगे। और जो या फिर हम किसी ऐसे सेकेंड लैंग्वेज में वो सॉरी थर्ड लैंग्वेज में हम किसी ऐसी सेकेंड इंडियन लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं जिसे हमने सेकेंड लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ाया है। उसके बाद जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हम थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ाएंगे, या फिर हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नॉट स्टडीड एज द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पे हमने फर्स्ट लैंग्वेज में तो उनकी मदर टंग पढ़ाई, सेकंड में हमने हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो थर्ड में हम या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या फिर हम कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो ये जो था ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया गया। इसके अलावा क्या है, कुछ गाइडलाइंस दी गई लैंग्वेज जो थी उनके लिए कि लैंग्वेज टीचिंग नीड टू बी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज अ रिसोर्स, यानी कि जब आप लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं तो आपकी क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होनी चाहिए, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लैंग्वेज जो है वो हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, बल्कि जो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी उसमें भी आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को इंक्लूड करेंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चे को सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे, आप उनकी मदर टंग को भी यूज़ करेंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी बात कही गई कि होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन
शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स, यानी कि बच्चे की जो होम लैंग्वेज है उसको भी हमें यूज़ करना है बच्चे को समझाने के लिए, प्राइमरी लेवल पे स्पेशली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 350A, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा गया भी है आर्टिकल 350 पे क्या कहा गया उसमें। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 350A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट शैल बी द endeavor of every state and of every local authority within the state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue, यानी कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट गाइडलाइन दी कि इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी इंग्लिश जो है वो इंडिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्योंकि क्यों ग्लोबल लैंग्वेज है? क्योंकि इंडिया जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी इंडिया में ऑलरेडी बहुत सी भाषाएं जो है वो बोली जाती है। तो इंग्लिश जो है वो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जैसे अब जहाँ पे तमिल बोला जाता है उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज तो हिंदी हो गई। तो इंडिया में इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। द गोल फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर टू फोल्ड, यानी कि जब आप सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो आपके पास दो एम होते हैं। एक है अटेनमेंट ऑफ अ बेसिक प्रोफिशेंसी, यानी कि बच्चा जो है जो बेसिक प्रोफिशेंसी को ग्रहण कर सके, यानी कि बेसिक जो है किसी भी भाषा के उसको सीख सके। और दूसरा है जैसे आपने अपनी नेचुरल लैंग्वेज को सीखा है उस तरह से। और दूसरा है अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, यानी कि आपका जो भी करिकुलम है इंग्लिश का उससे अलग हटके भी आप उस भाषा को सीखें, यानी कि दैट ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, दीज परसेप्टिव विल ब्रिज द गैप बिटवीन इंग्लिश एज सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज मीडियम। यानी सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आप इंग्लिश को पढ़ाएं, बल्कि कोशिश करें, यानी करिकुलम से बाहर निकलने का क्या मतलब है कि आप जो अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, उनको भी क्या है इंग्लिश में पढ़ाएं। तो बच्चे जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे। यानी कि इंग्लिश को हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ करना, बल्कि इंग्लिश को एक मीडियम की तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट बात कही गई इनपुट रिच एंड कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, यानी हमें बच्चे को एक इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट देना है, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज जो भी हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको बच्चे के सामने ला पाएँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम डिफरेंट इनपुट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बुक्स, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, लर्नर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कॉलम, ऑडियो, रेडियो, ये सारी चीज़ों की हेल्प से बच्चे के सामने उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज में क्या है कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट बात कहेगी अप्रोचेस एंड मेथड्स बी म्यूचुअली सपोर्टिव विद इन अ ब्रॉड कॉग्निटिव और फिलॉसफी, यानी कि जो भी हम अप्रोचेस या मेथड यूज़ करें लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए, उसमें क्या है हमें जो बहुत सारी कॉग्निटिव फिलॉसफी है उनके प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, जैसे वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे की, जिसके हम पढ़ते भी हैं। इसीलिए इन तीनों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात कही गई वी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट एन इंटीग्रल अप्रोच टू बी टीचिंग ऑफ डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब आप लैंग्वेज के डिफरेंट स्किल्स जो कि हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको इंटीग्रल अप्रोच को यूज़ करना है, यानी पहले लिसनिंग पे जोर देना है, फिर स्पीकिंग पे, फिर रीडिंग पे, फिर राइटिंग पे, और साथ साथ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी बच्चा जो है उस भाषा में कम्युनिकेट करना उस सिचुएशन के हिसाब से अच्छे से सीख जाए। लिसनिंग के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम स्टोरी टेलिंग और नरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और रीडिंग के लिए हमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, डिस्प्लेइंग, साइंस, चार्ट वर्क, ऑर्गेनाइजिंग, नोटिस, इन सब का यूज़ करना है। यानी अगर आप बच्चे को कोई नोटिस भी दे रहे हो, होमवर्क भी दे रहे हो, तो क्या करना है हमें उससे लिख के देना है, सिर्फ बोल के नहीं देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को फिर पढ़े। ये तो थी लैंग्वेज की बात। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे वीडियो बनाया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा मैथमेटिक। अब मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक पढ़ाने के दो एम होते हैं। एक नैरो एम होता है, यानी कि संकीर्ण लक्ष्य होता है कि बच्चा जो है वो किस चीज़ को सीखे। तो इस पर क्वेश्चन भी आता है नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स पढ़ाने का। द नैरो एम ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज़ टू डेवलप यूज़फुल कैपेबिलिटीज़, यानी कि बच्चा जो है वो मैथ को यूज़ करना सीख जाए, स्पेशली क्या नंबर्स को, नंबर ऑपरेशंस को, मेजरमेंट, डेसिमल्स एंड परसेंटेज का, ये है हमारा नैरो एम। ठीक है, संकीर्ण लक्ष्य है। तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, गणितीय अवधारणाओं का विकास जो है बच्चों में कैसे होता है उसे आप देखिएगा। और हायर एम क्या है मैथमेटिक का कि इज़ टू डेवलप द
child's resource to think and reason mathematically, to pursue assumptions to their logical conclusion and to handle abstraction। तो मैथमेटिक्स का हायर एम क्या है? ये है कि हम बच्चे में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप कर सके, यानी तार्किक सोच जो है उसका निर्माण कर सके। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी एंड द एटीट्यूड टू फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीख जाए, ये एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाए, ये है हमारा हायर एम। एक्सेस टू क्वालिटी मैथमेटिक एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो मैथमेटिक को सीख सकता है। और विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन स्किल का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, यानी चीज़ें जो है हमें रिप्रेजेंट करके जिसे बच्चा देख सके उसके द्वारा हमें मैथ को सिखाना है। चिल्ड्रन लर्न टू इन्जॉय मैथमेटिक रादर देन फियर इट, यानी बच्चा जो है वो मैथ से डरे नहीं बल्कि उसे इन्जॉय करे। दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा थर्ड, साइंस। साइंस में क्या हमारा एम होना चाहिए? तो द एम ऑफ लर्निंग साइंस इज़ टू लर्न द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस दैट विल नर्चर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी एम ये होना चाहिए कि हाँ बच्चे को जो साइंस है उसमें नेचर के प्रति जो क्यूरियोसिटी उसको जगा सके, क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति, यानी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करे कि ये चीज़ें जो भी हो रही हैं हमारे आसपास या हमारे नेचर में वो कैसे होती हैं। अगर हम डिफरेंट स्टेजेस पे बात करें तो साइंस पे हमें क्या क्या सिखाना है, प्राइमरी लेवल पे हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? एट प्राइमरी स्टेज नर्चर द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि एनवायरनमेंट और उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें सिखाना है। टू हैव द चाइल्ड एंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी फॉर एक्वायरिंग द बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फेरेंस, यानी बच्चे को ये सिखाने के लिए उसके आसपास के वर्ल्ड में भी जो लोग हैं या एनवायरनमेंट है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करना है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करानी है, हाथों से क्रिया करने के लिए देना है, ठीक है। और उनके जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें चीज़ों का क्लासिफिकेशन कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चीज़ें उनके सामने दिखाकर उन्हें सिखाना है। अपर प्राइमरी स्टेज पर क्या करना है? लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंस थ्रू फैमिलियर एक्सपीरियंसेस, वर्किंग विद हैंड्स activities, discussion with peer and teachers, survey, organization of data and their display through एक्सिबिशन एक्स्ट्रा, यानी अपर प्राइमरी लेवल पे हमें क्या करना है? बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करानी है और उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस है उनका यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करानी है, डिस्कशन शुरू करना है बच्चों के बीच में, टीचर के बीच में, सर्वे करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन कराना है, डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजना है। तो इन सब तरीक़ों से हमें अपर प्राइमरी लेवल पे साइंस को सिखाना है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज पर और हायर सेकेंडरी स्टेज पर, तो ये तो आपके इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या करना है? तो द कंटेंट शुड एम एट रेजिंग स्टूडेंट अवेयरनेस थ्रू क्रिटिकल एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फैमिलियर सोशल रियलिटी, यानी उनका जो समाज है उनकी रियलिटी को वो क्या है एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, देख सके, जान सके, उसमें के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकें। इंक्लूड ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस अदर सोशल इशूज़, यानी कि उसमें हमें सोशल साइंस में क्या पढ़ाना है? ह्यूमंस के क्या राइट हैं, जेंडर जस्टिस क्या है, यानी कि जो जेंडर के प्रति भेदभाव होता है, यानी हमारे समाज में जितनी भी बातें जो भी रियलिटी है उससे रिलेटेड उनको चीज़ें जो है हमें उससे रिलेटेड कंटेंट उनके सामने हमें रिप्रेजेंट करना है। अब डिफरेंट स्टेजेस पे क्या करना है हमें? तो पहले हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल पे क्या है? द नेचुरल एंड द सोशल एनवायरनमेंट विल बी एक्सप्लेन्ड, यानी जो भी नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चा रहता है उसको एक्सप्लेन करना है एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाया नहीं जाता है, तो हमें क्या करना है? लैंग्वेज जो भी पढ़ रहा है या मैथमेटिक्स उसके द्वारा हमें उसके एनवायरनमेंट को समझाना है। फॉर क्लास 3rd to 5th द सब्जेक्ट EVS विल बी इंट्रोड्यूस। EVS विल फोकस ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड अर्जेंसी टू सेव इट। तो क्लास 3rd से 5th में हमें सोशल साइंस जो है वो EVS के माध्यम से पढ़ानी है। EVS में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? एनवायरनमेंट में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। अपर प्राइमरी लेवल पे एट दिस स्टेज सोशल स्टडी विल ड्रॉ इट्स कंटेंट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अपर प्राइमरी लेवल है वहाँ पे हमें सोशल साइंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो ये थे सारे सब्जेक्ट। एनसीएफ ने बोला कि किस लेवल पर किस तरह से क्या चीज़ हमें पढ़ानी है। अब बात करते हैं असेसमेंट एंड इवोल्यूशन की। अब हमें जो बच्चों का असेसमेंट करना है डिफरेंट स्टेजेस पे, यानी अपर प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उसमें हमें किस चीज़ का असेसमेंट करना है और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ECCE एंड क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज, यानी क्लास 1 और सेकेंड के जो एलिमेंट्री स्टेजेस है, या ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, उस पर हमें क्या करना है। असेसमेंट मस्ट बी प्योरली क्वालिटेटिव जजमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ इन वेरियस डोमेन्स एंड एन असेसमेंट ऑफ देयर हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। यानी फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जो बच्चे हैं उनका हमें जो जजमेंट करना है, यानी असेसमेंट करना है, वो प्योरली कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पे बेस होना चाहिए। ये देखना है कि डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उसमें बच्चे जो है वो एक्टिविटी किस तरह से कर रहे हैं, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, और जो भी वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी डेली के लाइफ में इंटरेक्शन के थ्रू, उससे वो कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड क्लास में हमें बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है वो असेसमेंट करना है। नेक्स्ट है, हाँ, ऑन नो अकाउंट शुड दे बी मेड टू टेक एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट ओरल और रिटन, यानी फर्स्ट सेकेंड क्लास में हमें किसी भी तरह का उनका टेस्ट नहीं लेना है, ना ही ओरल टेस्ट लेना, ना ही रिटन टेस्ट लेना है। अब है क्लास 3 टू क्लास 8 ऑफ एलिमेंट्री स्टेज, जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 3rd से 8th क्लास में हमें कैसे असेसमेंट करना है। अ वैरायटी ऑफ मेथड में बी यूज्ड इंक्लूडिंग ओरल एंड रिटन टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी अब इन स्टेज पर हमें असेसमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना है। हम ओरल टेस्ट को इंक्लूड करेंगे, रिटन टेस्ट को, साथ में ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी हम असेसमेंट करेंगे। ग्रेड्स और मार्क्स अलॉन्ग विथ क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ अचीवमेंट आर एसेंशियल एट दिस स्टेज। अब इस स्टेज पर हम बच्चे को ग्रेड्स भी देंगे, मार्क्स भी दे सकते हैं, और साथ साथ में हम क्वालिटेटिव जजमेंट भी देंगे। जैसे अगर उसके नंबर बहुत अच्छे आए तो हम उसके लिए कुछ अप्रिसिएशन लाइन लिख सकते हैं कि मतलब आप बहुत अच्छा करता है बच्चा क्लास में, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इस तरह उसके अचीवमेंट के बारे में इस तरह से हमें इस ग्रेड पर असेसमेंट करना है। और नेक्स्ट है चिल्ड्रंस सेल्फ एवोल्यूशन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम क्लास 5th ऑनवर्ड, यानी क्लास 5th और उससे आगे के क्लास में हमें बच्चे का जो सेल्फ एवोल्यूशन है वो भी कराना है। बच्चा खुद भी अपनी नॉलेज को चेक करे कि वो कितना सीख रहा है, यानी सेल्फ असेसमेंट भी जो है उसको भी हमें उसके रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड करना है। और लास्ट बात बोली गई, टर्म वाइज टेस्ट या एग्जामिनेशन कुड बी कमेंस फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 7th और इससे आगे की क्लास में हमें टर्म वाइज टेस्ट जो होते हैं उनको भी शुरू करना है। टर्म वाइज टेस्ट यानी कि एक टर्म के बाद हमें पूरा चेक करना है टेस्ट लेकर कि बच्चे ने उस टर्म में कितना सीखा। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रोसीजर होना चाहिए हमारा असेसमेंट का एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सी चीज़ें आपको पता चली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।